यह फिल्म क्रिस गार्डनर नाम के एक आदमी की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म की कहानी 1981 में सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले क्रिस गार्डनर ने अपनी सारी जमा पूंजी हड्डियों के घनत्व बोन डेंसिटी की जांच करने वाली मशीनों में लगा दी। वो इन मशीनों को डॉक्टरों को बेचता था और कहता था कि ये एक्सरे से बेहतर है। हालांकि उसने कई मशीनें बेची, लेकिन पेमेंट और उसकी ज़रूरतों के बीच काफ़ी समय का अंतर होता था, जिससे उसकी पत्नी लिंडा बहुत नाराज़ रहती थी। लिंडा एक होटल में हाउसकीपिंग का काम करती थी। पैसों की तंगी की वजह से उनके रिश्ते में और कड़वाहट आ गई, जबकि उनका एक 5 साल का बेटा क्रिस्टोफर जूनियर भी था। एक दिन जब क्रिस एक मशीन बेचने जा रहा था, उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम जे ट्विस्टर था। जे डीएन विटर रेनॉल्ड्स नाम की कंपनी में एक बड़ा मैनेजर था। क्रिस ने टैक्सी की यात्रा के दौरान जे को रूबिक्स क्यूब हल करके प्रभावित किया। जब जे चला गया तो क्रिस ने टैक्सी का किराया नहीं दिया, जिस वजह से ड्राइवर ने उसका पीछा किया। क्रिस जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन जे से उसकी नई दोस्ती की वजह से उसे एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर नौकरी के लिए इंटरव्यू का मौका मिल गया। इंटरव्यू से एक दिन पहले किराए का भुगतान न करने की वजह से बेदखली से बचने के लिए क्रिस ने अपने अपार्टमेंट को पेंट किया। जब वो पेंट कर रहा था तो 2 पुलिस वाले उसके दरवाजे पर आए और कई पार्किंग टिकटों का भुगतान न करने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया। क्रिस को रात जेल में बितानी पड़ी, जिससे अगले दिन उसका इंटरव्यू का समय खराब हो गया। क्रिस किसी तरह डीएन विटर के दफ्तर में इंटरव्यू के लिए पहुंचा, लेकिन उसके कपड़े गंदे और पेंट लगे हुए थे। अपने अजीब लुक के बावजूद क्रिस ने इंटरव्यू लेने वालों को प्रभावित किया और उसे 6 महीने की बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप मिल गई। वो 20 इंटर्न में से एक था जो आखिर में स्टॉक ब्रोकर की अच्छी सैलरी वाली नौकरी के लिए मुकाबला कर रहे थे। इस बीच लिंडा को अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट में काम करने का मौका मिला, जिसकी वजह से वो न्यूयॉर्क चली गई। लिंडा ने क्रिस्टोफर को क्रिस के पास छोड़ दिया, लेकिन क्रिस की माली हालत और भी खराब हो गई जब IRS टैक्स विभाग ने उसके बैंक अकाउंट में बची हुई सारी रकम जब्त कर ली और आखिरकार मकान मालिक ने उसे और क्रिस्टोफर को घर से निकाल दिया। अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ $21 और 33 सेंट के साथ क्रिस और क्रिस्टोफर बेघर और बेबस हो गए। क्रिस किसी तरह एक लोकल शेल्टर में खाने और रहने का इंतजाम कर पाया और बाद में एक मोटल के कमरे के लिए पैसे भी जमा कर लिए, लेकिन जब वो समय पर किराया नहीं दे पाया तो ताले बदल दिए गए। तब उसे अपने बेटे के साथ लोकल ट्रेन स्टेशनों के बाथरूम में रहना पड़ा। बाद में क्रिस को वो स्कैनर मिल गया जो उसने स्टेशन पर खो दिया था। उसने उसे ठीक करवाने के लिए अपना खून बेचा और फिर एक लोकल डॉक्टर को बेच दिया, जिससे वो अपनी स्टॉक ब्रोकर की ट्रेनिंग पर ध्यान दे पाया। अपने काम के सीमित घंटों की वजह से क्रिस को ये पता था कि नौकरी पाने का एकमात्र तरीका ग्राहकों से संपर्क बढ़ाना और मुनाफा कमाना है। इसलिए उसने बिक्री के लिए कई नई तरकीबें निकाली, जिसमें सबसे बड़े ग्राहकों से सीधे मिलकर बात करना शामिल था, जो कि कंपनी के नियमों के खिलाफ था। एक दयालु ग्राहक वॉल्टर रिबन, जो एक रिटायरमेंट फंड का सीनियर मैनेजर था, वो क्रिस और क्रिस्टोफर को सैन फ्रांसिस्को 49ers का मैच दिखाने भी ले गया। वहां क्रिस की मुलाकात मिस्टर रिबन के कुछ दोस्तों से हुई जो उसके संभावित ग्राहक बन सकते थे। अपनी सारी परेशानियों के बावजूद क्रिस ने कभी भी अपनी खराब हालत अपने सहकर्मियों को नहीं बताई। यहाँ तक कि उसने अपने एक बॉस मिस्टर फॉर्म को टैक्सी का किराया देने के लिए अपने बटुए में बचे हुए आखिरी $5 भी दे दिए। उसने स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस की परीक्षा की भी पढ़ाई की और उसे सफलतापूर्वक पास कर लिया। जब क्रिस ने अपने इंटर्नशिप का आखिरी दिन खत्म किया तो उसे पार्टनर के साथ एक मीटिंग में बुलाया गया। मिस्टर फ्रॉम ने कहा कि क्रिस ने एक अच्छी शर्ट पहनी हुई है, जिस पर क्रिस ने जवाब दिया कि उसे लगा कि आखिरी दिन अच्छे कपड़े पहनना सही रहेगा। मिस्टर फ्रॉम ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि क्रिस को अगले दिन भी ऐसे ही शर्ट पहननी चाहिए, जिससे क्रिस को पता चला कि उसे नौकरी मिल गई है। मिस्टर फ्रॉम ने क्रिस को उसके टैक्सी के पैसे भी लौटा दिए। खुशी के मारे क्रिस ने रोते हुए सभी पार्टनर से हाथ मिलाया और फिर जल्दी से क्रिस्टोफर की डेकेर सेंटर की तरफ भागा ताकि उसे गले लगा सके। वे दोनों एक गली में हंसते हंसते चल रहे थे और असली क्रिस गार्डनर एक बिजनेस सूट में उनके पास से गुजरा। अंत में बताया जाता है कि गार्डनर ने 1987 में अपनी खुद की करोड़ों डॉलर की ब्रोकरेज कंपनी बनाई और 2006 में उन्होंने अपनी ब्रोकरेज कंपनी में अपनी छोटी सी हिस्सेदारी करोड़ों डॉलर में बेच दी।